आप सभी आरएस एस्पिरेंट्स को नमस्कार। आरएस एस्पिरेंट्स के लिए कलाम एकेडमी एक लेके आई है टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज के साथ में एक नई पहल। ऐसा अभी तक बाकी कहीं पे भी नहीं हुआ है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, आप लोगों को टेस्ट सीरीज का सिलेबस पहले ही दे दिया जाएगा और उस सिलेबस के अनुसार आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा कलाम एकेडमी और कलाम आरएस दोनों ग्रुप्स में आप ज्वाइन कर लीजिए, और वहीं पे आपको डेली के क्वेश्चंस मिलेंगे। इन क्वेश्चंस जो है आपके टेस्ट के सिलेबस के अनुसार होंगे। 2 नंबर का भी होगा, 5 नंबर का भी होगा और 10 नंबर का, डेली के 3 क्वेश्चंस। और आप तैयारी करते जाएंगे तो साथ साथ में आपकी डेली प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। उसके बाद में हर वीकेंड पे हम लोग उन 5 दिनों के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और ये डिस्कशन आपको इस तरह बताएगा कि उस क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, क्या डिमांड है उस क्वेश्चन की, और हमको आंसर किस फॉर्मेट में कैसे देना है। ठीक है, और आपने जो आंसर्स अपने पास लिख रखे हैं उनसे अपने आप इसको कंपेयर कीजिए और टेस्ट में पहले से तैयार होके आइए, ताकि टेस्ट में जो है आप अपना 100% दे सके। और जो आपकी कॉपीज यहाँ पे चेक की जाएगी वो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स द्वारा चेक की जाएगी। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आपको बता पाएंगे कि आपकी कहाँ कमियां रह पाई है। ठीक है, तो ये भी पहली बार हो रहा है और आप लोगों के लिए ये बहुत सुनहरा मौका है। पहला टेस्ट आप सभी के लिए फ्री है, लेकिन आपको कलाम एकेडमी के ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे और कलाम आरएस टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है, और वहां पर दिया गया लिंक है, उस पर रजिस्टर करना जरूरी है उस फ्री टेस्ट के लिए। ठीक है, तो आप सभी लोग उस पे जाइए और वहां पे जाके पहले टेस्ट का सिलेबस मैं इस वीडियो में बता देता हूं। ठीक है, इस सिलेबस को देख लीजिए, और इस सिलेबस के आधार पे क्वेश्चंस हम लोगों ने 9 तारीख से देने स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोग अब ज्वाइन कीजिए और उसमें आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए और इन वीडियोस को भी देखते जाइए। ठीक है, आज जो टेस्ट फर्स्ट का सिलेबस रहेगा वो ये रहेगा, राजस्थान कला एवं संस्कृति, दूसरा है राजस्थान का भूगोल, और तीसरा है समाजशास्त्र। तो पहले टेस्ट में आपके ये रहेंगे। ठीक है, 200 नंबर का टेस्ट होगा। राजस्थान कला एवं संस्कृति के कौन कौन से टॉपिक हैं? पहला टॉपिक है राजस्थान की धरोहर, जिसमें है वास्तुकला, किले, मंदिर, महल, यानी स्थापत्य कला से जुड़े राजस्थान के मुद्दे। ठीक है, दूसरा है हस्तशिल्प कला, तीसरा है राजस्थान की चित्रकला, चौथा है राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, पांचवा है राजस्थान की बोलियां, छठा है लोक संगीत, सातवां है लोक नृत्य, लोक नाट्य, आठवां है और लोक वाद्य। तो ये रहेगा राजस्थान कला एवं संस्कृति का सिलेबस। फिर है राजस्थान का भूगोल। भूगोल का सिलेबस में जो है प्रमुख भौतिक भू आकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल जो राजस्थान के हैं। ठीक है, प्रमुख नदियां और झीलें यानी अपवाह तंत्र। फिर है जलवायु राजस्थान की और उनकी विशेषताएं, वर्गीकरण, जो वर्गीकरण दिए गए हैं। ठीक है, फिर है प्रमुख वनस्पति प्रकार, राजस्थान के प्रमुख वनस्पति प्रकार। फिर है कृषि क्षेत्र, कृषि में जो प्रमुख फसलें हैं, उत्पादन और वितरण। फिर है वन्य जीव और जैव विविधता, चुनौतियां एवं संरक्षण। फिर आ जाते हैं समाजशास्त्र में। समाजशास्त्र में कौन कौन से टॉपिक है वो देख लेते हैं फर्स्ट टेस्ट में। भारत में समाजशास्त्रीय विचारों का विकास, भारतीय समाज में जाति और वर्ग, प्रकृति, उद्भव, प्रकार्य और चुनौतियां। फिर दूसरा है परिवर्तन की प्रक्रियाएं, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण, भूमंडलीकरण। तीसरा है भारतीय समाज के समक्ष चुनौतियां, दहेज, तलाक, बाल विवाह के मुद्दे, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, निर्धनता, बेरोजगारी, मादक पदार्थ व्यसन, कमजोर तबके विशेषकर दलित, वृद्ध और दिव्यांग। फिर है राजस्थान में जनजातीय समुदाय, भील, मीणा, गरासिया, समस्याएं एवं कल्याण। तो ये आपका पहले टेस्ट का सिलेबस रहेगा, और इसके अनुसार आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, और साथ साथ में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जो डेली आपके उस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे, और उसके साथ साथ में हर वीकेंड पे कलाम आरएस के यूट्यूब चैनल पे जाइए, और वहां पे हम मिलेंगे इन क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ, इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसके साथ। क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले काम करना है
उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और हमेशा अंडरलाइन करोगे, ठीक है। ये आदत अभी से डाल दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी इस बात से जो है समर्थन करेंगे, मेरी इस बात का। बहुत सारे लोग क्वेश्चन को जैसे स्टार्टिंग का कुछ वर्ड पढ़े और लिखना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही वो पेज भरने पे आता है तब पता चलता है कि या तो एक पार्ट छूट गया है या फिर कुछ और ही पूछा था और हमने कुछ और ही लिख लिया है। तो हड़बड़ाहट ना करें, उस हड़बड़ाहट की वजह से आपकी गलतियां बढ़ेगी। तो सबसे पहली आदत, आज के पहले वीडियो में हम लोग सबसे पहली आदत डालेंगे, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे और उसको जो मेन पॉइंट पूछा गया है उसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ, फीचर्स पूछे हैं किसके, कास्ट सिस्टम। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम अकॉर्डिंग टू जीएस घुरिये, ठीक है। जीएस घुरिये भारत के बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए हैं। इन्होंने बहुत सारी अवधारणाएं दी है, जाति, वर्ग, समाज में संघर्ष आदि विषयों पर जो है अवधारणाएं दी है। तो जीएस घुरिये पे ये पहला सवाल है कि जो जीएस घुरिये के अनुसार जाति व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करना है। जाति व्यवस्थाओं की, न सिर्फ जाति व्यवस्थाओं की विशेषता का वर्णन करना है, वो जो जीएस घुरिये ने दी है, ठीक है। तो जीएस घुरिये ने इसमें 6 प्रकार की विशेषताएं जो है जाति की बताई है और उन 6 विशेषताओं को हमें इसमें लिखना है। वो 6 विशेषताएं कौन कौन सी है, देखिए वो 6 विशेषताएं, देखो ये फॉर्मेट आप अपना सकते हो। एक डायग्राम बना दीजिए, हमारे पास जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें 4 या 5 लाइन होती है, ठीक है। 4-5 लाइन की जगह होती है और हमें 15 से 20 वर्ड्स में उसको लिखना है। हम ज्यादा वर्ड्स लिख सकते हैं लेकिन वो हमारा टाइम भी खराब करेगा और जो है हमारा वो स्पेस को भी पूरा खचाखच भर देगा, तो अच्छा भी नहीं दिखेगा। तो उसके लिए हम लोग डायग्राम यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधे 6 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है खंडात्मक विभाजन। समाज का जो है वो खंडात्मक विभाजन यानी खंडों में विभक्त होगा, ये जाति व्यवस्था की विशेषता है जीएस घुरिये के अनुसार। फिर दूसरा है सोपानिक संस्करण। सोपानिक संस्करण मतलब एक जाति दूसरी जाति के बराबर स्थिति में नहीं होगी, ऊंच या नीच का जो है वो भेद रहेगा, ये है सोपानिक संस्करण। तीसरा है जाति में भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध रहते हैं। भोजन पे भी कुछ प्रतिबंध है, सामाजिक सहवास पर कुछ प्रतिबंध है, साथ में भोजन नहीं करते और यहीं पे छुआछूत और इस टाइप की जो है समस्याएं उभर के आती है, ठीक है। फिर है धार्मिक निर्योग्यताएं और विशेषाधिकार। अलग अलग जाति की अलग अलग निर्योग्यताएं और विशेषाधिकार होते हैं, ठीक है। जैसे पुराने टाइम में जो शूद्र जाति या ऊंच नीच में जो मंदिर प्रवेश का हम लोग देखते हैं कि मंदिर प्रवेश के अधिकार नहीं थे और वो चीजें हम लोग देखते हैं, ठीक है। फिर निश्चित व्यवसाय, ये जाति व्यवस्था की एक विशेषता है कि प्रत्येक जाति के अपना निश्चित व्यवसाय होता है, ठीक है। फिर है विवाह संबंधी कठोर प्रतिबंध, यानी जाति के अंतर समूह में यानी जाति के समूह में ही विवाह हो सकता है, उससे बाहर किया गया विवाह उसको जो है जातिगत मान्यता या सामाजिक मान्यता नहीं मिलती है। और ये सारे हो गए हमारे 6 पॉइंट्स हो गए और यही हमें लिखना था, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर में यही लिखना है। अब आप पॉइंट वाइज लिखिए या फिर ये डायग्राम बना के लिखिए। फिर आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। आदत वही रखेंगे, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे। मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ द राजस्थान, ठीक है। मंदिर स्थापत्य कला, राजस्थान के मंदिर स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या बताइए, ठीक है। तो ये विशेषताएं क्या क्या है राजस्थान में, देखिए मंदिर स्थापत्य में प्रमुख विशेषताएं क्या है। पहला तो राजस्थान के जो मंदिर हैं वो नागर शैली से मेल खाते हैं, ठीक है। और मेनली क्या क्या होता है, देखो गर्भगृह हुआ, गर्भगृह के ऊपर शिखर हो गया, शिखर के गर्भगृह के जस्ट आगे एक सभा मंडप, बड़ा विस्तृत आंगन सा होगा, वो सभा मंडप होगा। सभा मंडप के आगे उपमंडप और उपमंडप के आगे तोरण द्वार, एक अलंकृत द्वार होगा और द्वार के बाद में बाहर, और गर्भगृह में मुख्य देवता की मूर्ति, गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ। ये जो विशेषताएं हैं ये राजस्थान के लगभग सभी मंदिरों में मिलते हैं। उसके अलावा हम ये लिख सकते हैं कि एक शिखर, गर्भगृह के ऊपर शिखर, शिखर के जो है अलंकृत शिखर होता है। प्लस राजस्थान में ज्यादातर मंदिर जो है पत्थरों से प्रस्तर निर्मित है, ईंटों से निर्मित कम मंदिर है, ठीक है। और पत्थरों पे बारीक कलाकारी या शिल्प कार्य किया गया है। तो ये सारी चीजें हमें इसमें लिखनी है।
ये किसी स्पेशल काल का नहीं पूछा है, ना ही किन्हीं स्पेशल जो शैली है उसका नहीं पूछा है। राजस्थान की मंदिर स्थापत्य की जो है प्रमुख विशेषताएं पूछी है। तो एक ओवरऑल व्यू जो है हमें देना है, इसीलिए मैंने जो विशेषताएं बताई वो ये है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ये इस टाइप का फोटो या डायग्राम बना सकते हैं ताकि अच्छी क्लैरिटी आए। जैसे ये गर्भगृह है, ऊपर शिखर हो गया, फिर सभा मंडप हो गया, फिर उपमंडप हो गया और आगे तोरण द्वार। तो इस टाइप का हम लोग अगर डायग्राम बनाएंगे तो एक अच्छी जो है एग्जामिनर को एक अच्छी समझ होगी और वो अच्छे मार्क्स देने हमें जरूर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के मंदिर स्थापत्य की विशेषताएं, तो इनको थोड़ा सा अगर देखिए, मैंने जो है ना यहाँ पे मेन पॉइंट आपके लिखे हैं, उसके साथ में थोड़ा सा विस्तार आप लोग दे सकते हैं 5 नंबर के और 10 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, पहला लिखा है तोरण द्वार। तोरण द्वार के आगे लिख सकते हैं अलंकृत प्रवेश द्वार। जो मार्ग है या जो मतलब प्रवेश द्वार है वो अलंकृत रूप में होता है। फिर दूसरा है विशाल आंगन युक्त सभा मंडप। तो इसके ऊपर भी लिख सकते हैं कुछ आगे विस्तार करके कि सभा मंडप बड़ा होता है, गर्भगृह के जस्ट आगे होता है और यहाँ पे मंदिर में प्रमुख कार्यक्रम जो भी होते हैं वो यहाँ होते हैं। ठीक है, फिर उपमंडप सभा मंडप से छोटा और सभा मंडप से आगे की ओर होता है। ठीक है, फिर गर्भगृह में प्रमुख देवता का स्थान जो होता है वो गर्भगृह में होता है और गर्भगृह के ऊपर अलंकृत शिखर। ठीक है, और उसके बाद में गर्भगृह के चारों ओर गोलाकार या मतलब जो है चारों ओर एक पथ होता है जिसका प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। तो ये सारी हमारी मंदिर स्थापत्य की विशेषताएं हो गई। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को, ये वाले जो है ना कीवर्ड्स, ये आने चाहिए। इसके साथ में थोड़ा विस्तार और थोड़ी सी लैंग्वेज आप अपनी जोड़ सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ये सारी चीजें आनी चाहिए। और ये अगर डायग्राम बनाएंगे तो एग्जामिनर के लिए भी सहूलियत होगी, आपको भी समझाने में अच्छा लगेगा, मार्क्स अच्छे आएंगे, वो तो अलग है ही। ठीक है, अब आ जाते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन जो है इस बार दिया गया था 9 तारीख को, वो 2 पार्ट में दिया गया था। पार्ट 1 था, कमेंट करना था राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र और दूसरा था राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। अब देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि हम क्या लिखें और क्या नहीं लिखें। ठीक है, जब भूगोल का क्वेश्चन आया है, कोई प्रदेश का पूछा है, तो इसमें हम लोग क्या क्या लिखें। कई बार ये होता है कि हम 3-4 पॉइंट लिखने के बाद एकदम ब्लैंक हो जाते हैं कि आगे क्या लिखें। तो भूगोल के प्रश्न में अगर कुछ नहीं पूछा है, जैसे स्पेसिफिक पूछ रहा है कि उसकी भौगोलिक विशेषताएं, उसकी जलवायविक विशेषताएं, अगर ये स्पेसिफिक पूछ रहा है तो थोड़ा सा हम लिमिटेड हो जाते हैं। नहीं तो हमें ये सारा लिखना है। जैसे पहला लिखते हैं भौगोलिक विस्तार। ठीक है, कोई भी क्षेत्र अगर ऐसे ही दिया गया है तो हम सबसे पहले उसका भौगोलिक विस्तार या भौगोलिक अवस्थिति जो है वो लिखेंगे, साथ में उसका मैप में बना के उसको दर्शाएंगे। फिर उसके बाद में लिखेंगे उसका भूगर्भिक इतिहास या भूगर्भिक उसकी जो संरचना बनी है उसका कैसे बनी है वो लिखेंगे। ठीक है, भूगर्भिक इतिहास। फिर तीसरा जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे स्थलाकृतिक विशेषताएं। वहां पे लैंडस्केप कैसा है, ठीक है, स्थलाकृतिक विशेषताएं कैसी है, वहां की पहाड़ है, पठार है, मैदान है या मृदा वगैरह, वो कैसी है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर सिंपल पूछा है, ये भौगोलिक विशेषताओं में ये सारी आएगी। ठीक है, लेकिन सिंपल पूछा है तो साथ में हम लोग जलवायविक विशेषताएं भी लिखेंगे कि वहां की जलवायु कैसी है। ठीक है, प्लस वर्षा कितनी होती है, साथ में लिख देंगे मृदा कैसी है। फिर उसके अलावा ये नीचे लिखेंगे मृदा के बाद में वहां पे कृषि, प्रमुख फसलें क्या है, उसके अलावा खनिज। ये सारी बातें हम लोग शॉर्ट में लिखनी है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, हर एक पॉइंट पे एक लाइन बना दो और लिख दो। तो ये जब लिख लोगे तो एक पूरा ओवरऑल व्यू आपका आ जाएगा और कुछ छूटेगा नहीं। तो इसी सीरीज में पहला क्या लिखा है हमने, भौगोलिक विस्तार, वो कहाँ पे स्थित है, अवस्थिति कैसी है। ठीक है, दूसरा उसका भौगोलिक इतिहास, वो कैसे बना है, वो स्थल कैसे बना है। तीसरा जो लिखा है वो लिखा है वहां के ऊपर स्थलाकृतिक विशेषताएं क्या क्या है। चौथा हमने लिखा है जलवायु वर्षा। ठीक है, 5वां जलवायु वर्षा के साथ साथ में
एक और चीज हम लोग ऐड कर लेंगे, वो लिखेंगे अफवाह। वहां का अफवाह यानी नदियां या क्या है वहां पे, ठीक है, नदियों के बारे में और वो लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे वहां की मृदा कैसी है, फिर लिखेंगे वहां कृषि में क्या क्या होता है, कौन सी फसलें होती है, और कृषि के साथ साथ में हम लोग वहां पे जैव विविधता कैसी है, वनस्पति कैसी है, वो भी लिख लेंगे। और उसके बाद में खनिज कैसा है। तो ये सारी, अगर सिर्फ 10 नंबर का क्वेश्चन आया तो ये सारी डिटेल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट काम करेगी, क्योंकि आपके पास बहुत सारा मैटर होगा, आप सोचने की एक दिशा होगी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन हमारा है जो पहला था वो था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का देखो मैंने मैप बनाया है, तो मैप भूगोल के हर क्वेश्चन में जहां संभव हो वहां मैप बनाना जरूरी है। ठीक है, और इवन हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी अगर क्षेत्रीय स्थान बताना है या कुछ वो दर्शाना है तो आप लोग मैप को यूज कीजिए। वो क्या, मैप जो है आपके उत्तर को बहुत अच्छा बनाता है, और साथ साथ में एग्जामिनर को ये संदेश देता है कि आपको भौगोलिक उसकी जानकारी बहुत गहराई से है, आपने उसे बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो ये राजस्थान का मैप है और ये है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके साथ साथ में मैंने बना दिया पूर्वी पठारी प्रदेश, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है। फिर क्षेत्रीय विस्तार, तो इसमें आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, अगर अक्षांशीय विस्तार याद है तो वो लिख सकते हो, नहीं तो सिंपल भी लिख सकते हो कि अरावली से पाकिस्तान तक और कितने 12 जिलों में विस्तृत है। राजस्थान के 61% क्षेत्रफल पर, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% जो है वो मरुस्थलीय प्रदेश है। फिर है भूगर्भिक इतिहास कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ। तैथिस सागर जब पीछे हटा, भूगर्भिक हलचलों के कारण ये पार्ट ऊपर हुआ और तैथिस सागर पीछे हटा, तो तैथिस सागर के पीछे हटने के क्रम में इसका निर्माण हुआ। ये तैथिस सागर का अवशेष माना जाता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं स्थलाकृतिक। स्थलाकृतिक में इसका 85% भाग, 85% पार्ट जो है वो रेतीला मरुस्थल है। ठीक है, रेत के टीले, बरखान, स्तूप, इस टाइप के वहां पे स्थलाकृतियां हैं। ठीक है, और 15% भाग जो है वो पथरीला भाग है, पथरीला मैदान। फिर आ जाते हैं जलवायु। यहाँ की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु। ठीक है तो उपोष्ण एरिया में, लेकिन फिर भी इसको उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु मानेंगे। और वर्षा जो है एवरेज 50 सेंटीमीटर से कम है। अगर हम और पश्चिम में आ जाएं, जैसलमेर साइड, यहाँ 25 से भी कम है। ठीक है, फिर वनस्पति कैसी है, तो वनस्पति में ये वर्ड लिखना जरूरी है, मरुद्भिद या ज़ेरोफाइट्स। ठीक है, ये नहीं लिखोगे तो फिर इधर उधर की कहानियां भले लिखो, लेकिन क्रक्स यही है। ठीक है, मरुद्भिद लिखा, उसके बाद में जो वनस्पतियों के प्रकार है वो लिख सकते हो, कंटीली और इस टाइप की। फिर आ जाए मृदा और कृषि में, तो मृदा यहाँ पे कैसी है, बालुई मिट्टी है, बालू मिट्टी है। ठीक है, कुछ इलाके में जहाँ पे जैसे घग्गर नदी है, लूणी नदी का क्षेत्र है, तो वहाँ पे जलोढ़ मृदा भी पाई जाती है, लेकिन ऐसे पूरा लिख लोगे। उसके साथ में यहाँ पे कृषि कैसी होती है, तो वर्षा आधारित कृषि है, मोटे अनाज और इनकी खेती होती है, बाजरा वगैरह। और इसके अलावा नहरी क्षेत्रों में जो है रबी और खरीफ दोनों फसलें होती है, ये लिख लेना एक लाइन में ही। ठीक है, खनिज में पेट्रोलियम खनिज यहाँ पे है, कुछ जगह कोयला भी मिला है, और साथ साथ में इमारती पत्थर भी है। तो इतना अगर हमने लिख लिया तो हमारा एक बार क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाला पार्ट जो है मैप में बना चुके हैं हम लोग। दक्षिण पूर्वी पठार 2 प्रकार की स्थलाकृतिक विशेषताओं युक्त है। एक वो जो है दक्कन का जो लावा पठार है वैसा है, एक विंध्यन का गार है। ठीक है, तो दोनों की स्थलाकृतिक विशेषता में थोड़ा सा फर्क है, एक जगह काली मिट्टी है, एक जगह जलोढ़ मृदा है। ठीक है, विस्तार कहाँ कहाँ है, 4 जिलों में विस्तार है, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। ठीक है, उसके बाद में कितना क्षेत्रफल है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.89%, और यहाँ पे जनसंख्या जो है वो 11% है, वैसे मरुस्थली भाग में 40% लगभग थी। ठीक है, फिर आ जाते हैं भूगर्भिक इतिहास। तो कैसे हुआ, बेसाल्टिक लावा से निर्माण हुआ, ज्वालामुखी के रूप में लावा ऊपर आया और उससे पठार का निर्माण हुआ। फिर जलवायु कैसी है, उपोष्ण जलवायु है, और औसत वर्षा जो है वो 95 सेंटीमीटर है। झालावाड़ राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है, तो वर्षा के हिसाब से ये राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, मृदा जो है यहाँ पे काली और कछारी, जैसा मैंने बता दिया है। कृषि में रबी और खरीफ की दोनों फसलें होती है, मूंगफली और सोयाबीन प्रमुखता से होती है, और खनिज में इमारती पत्थर जैसे कोटा स्टोन और ये। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। थोड़ा सा विस्तार आप लोग दे सकते हैं, लेकिन कम से कम ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है।
तो ये इस तरह हमारा ये फॉर्मेट इसका तैयार हुआ। इसी तरह हम लोग जैसे 10 तारीख का जो क्वेश्चंस है वो अगले वीडियो में लेंगे, ऐसे ही हर एक वीडियो में एक दिन के क्वेश्चंस लेंगे और आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहिए। और यूट्यूब चैनल पर ये सारे वीडियोस, इसके लिंक जो है वो टेलीग्राम पे भी शेयर किया जाएगा और यूट्यूब पे भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग इस पे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।